चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र है जहां पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समानताएं पाई जाती हैं। इसमें शामिल देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। और आज हम इनकी स्टडी करने वाले, यानी थोड़ा थोड़ा हम पाकिस्तान को समझेंगे, थोड़ा भारत को, थोड़ा बांग्लादेश को, और ऐसे करते करते हम इन सभी देशों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि जो इनकी संस्कृति है वो मिलती जुलती है, लेकिन तभी भी इन सभी देशों में क्या है, सत्ता जो है, जो राजनीति है, उसकी व्यवस्था अलग अलग है। जैसे कि लोकतंत्र भारत में मिलेगा देखने को और श्रीलंका में। सैन्य शासन मिलेगा देखने को पाकिस्तान में। और राजशाही से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन देखने को मिलेगा नेपाल में। ये विविधताएं हैं दक्षिण एशिया महाद्वीप की। अब सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की, बहुत ज्यादा नहीं, एक एक दो पॉइंट इनके बारे में समझेंगे। तो जो भारत है वो दक्षिण एशिया के सबसे सफल लोकतांत्रिक देश में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियमित चुनाव होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो सत्ता है वो शांतिपूर्ण तरीके से बदलती है, यानी कि सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन, जो भी लिख लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। भारत संविधान से चलता है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता है, यहाँ पे संविधान जो है वो सर्वोच्च है। देखो, हालांकि भारत को भी जो गरीबी है, जातिवाद है और जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, फिर भी ये लोकतंत्र जो है इसका लगातार मजबूत हुआ है। दूसरे की बात करें वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो ये कि इसका जो लोकतंत्र है वो बार बार टूटा है। ठीक, लिख दूं? चलो लिख देते हैं, लोकतंत्र बार बार टूटा। दूसरा, सेना का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ की जो सेना है वो राजनीति को मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्ब करती है। तो क्या लिखोगे आप? लिख दो सेना द्वारा प्रभावित, सेना द्वारा राजनीति प्रभावित, लिख लो, राजनीति प्रभावित होती रहती है इसकी, है ना। थर्ड, कई बार जो सेना है उसने तख्ता पलट किया है, कई बार सेना जो है वो शासन में आई है, तो सैन्य तख्ता पलट। आपको पाकिस्तान में ये तीन चीजें देखनी पड़ेगी। इसका कारण क्या है कि कमजोर जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं पाकिस्तान की, उसकी वजह से ऐसा होता है। भारत के साथ जो इसकी नीति जो है, विरोध नीति है, भारत से जो इसका टकराव होता रहता है, युद्ध होता रहता है, जो भारत के खिलाफ ये जो नीतियां बनाती है, ये भी है। और आतंकवाद और अस्थिरता, इसलिए पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है उसको स्थिर नहीं माना जाता है। आ जाते हैं हम बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की बात करें, जो कि पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि जो भाषाई भेदभाव था और जो राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण, इसकी वजह से सन 1971 में ये पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। बांग्लादेश कब बना?
1971 में, जिसको हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। क्यों अलग हुआ ये? इसमें 3 पॉइंट लिख लेना। पहला, भाषाई भेदभाव। दूसरा, राजनीतिक उपेक्षा। तीसरा, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण। भारत के सहयोग से ये अलग हुआ था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में, और ये घटना दिखाती है कि भारत निर्माण में पहचान और सम्मान कितने जरूरी है। चौथा देश होगा ना ये। चौथे देश में आ जाएगा हमारा श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में जो है वो सिंहली बहुसंख्यक है और तमिल अल्पसंख्यक है। सरकार की जो नीतियां है वो सिंहली के पक्ष में थी, जिससे जो तमिल समुदाय जो है वो प्रभावित हुआ, और फिर उनका उदय, फिर क्या हुआ, वो प्रभावित हुआ और उनके अंदर क्या हुआ, असंतोष बढ़ गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ LTTE, ये जो जैसे संगठन जो है इनका उदय हुआ। ठीक, इसके बाद लंबे समय तक यहाँ पर गृह युद्ध हुआ। तीसरा पॉइंट में आप लिख लो कि भारत ने IPKF भेजी। ये उदाहरण बताता है कि बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। ठीक, इसमें क्या लिखोगे? इसमें कुछ नहीं है, सिंहली और तमिल का ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक था, बस, है ना, छोड़ो। अब आते हैं नेपाल की ओर। राजशाही से गणराज्य की ओर जिस देश का जो बदलाव हुआ है वो है नेपाल। नेपाल लंबे समय तक राजशाही से अधीन रहा, यहाँ पर राजाओं का शासन रहा, जन आंदोलन हुए, उसके बाद यहाँ पे राजा की शक्ति समाप्त हुई। पहला, राजा की शक्ति समाप्त हुई, राजशाही समापन, है ना। सेकंड, लोकतंत्र और फिर गणराज्य की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना हुई और फिर गणराज्य की स्थापना हुई। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य में क्या अंतर होता है। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर समझते हैं। बात करते हैं लोकतंत्र की। सबसे पहले लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के पास होती है। क्या बोला? सत्ता जनता के पास, सत्ता जनता के पास होती है और जनता अपने प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुनती है। ठीक है, प्रतिनिधि चुनाव द्वारा चयनित। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला, जनता सर्वोच्च होती है। ठीक, विशेषताएं भी इसकी लिख देती हूं मैं। विशेषताएं इसकी क्या है? पहला, जनता सर्वोच्च होती है।
दूसरा, नियमित और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं। नियमित निष्पक्ष चुनाव। तीसरा, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो सरकार है जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र की बात हो गई। अब हम आते हैं गणराज्य की ओर। गणराज्य किसे बोलते हैं? गणराज्य, देखो, गणराज्य वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होते, बल्कि चुना हुआ या निर्धारित प्रक्रिया से नियुक्त होता है। ठीक है, ये राजा का बेटा राजा बनेगा ये चीज इसमें भी नहीं होती है, लेकिन ये क्या होता है, एक निर्धारित इसकी एक प्रक्रिया होती है जिनसे इनको नियुक्त किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? राजा रानी जो है वो नहीं होते। ठीक है, राजा या रानी नहीं होते हैं। राजा रानी नहीं होते हैं। ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। सत्ता का स्रोत संविधान होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो सत्ता होती है वो संविधान के थ्रू आती है। सत्ता संविधान द्वारा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब आप इसमें ध्यान क्या देना है कि कोई देश गणराज्य हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लोकतंत्र भी हो। ठीक है, गणराज्य हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र भी हो। अब हम आते हैं भूटान पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूटान को शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र की ओर बढ़ा। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भूटान लोकतंत्र की ओर बढ़ा। राजा ने खुद सत्ता जो है वो सीमित की। भारत से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। ठीक है, मालदीव की बात करें। मालदीव की बात करें, छोटा द्वीपीय देश है। हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक प्रयोग हुआ है वहां पर। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर भी बनी रही है। ठीक, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की बात करने वाले हैं। अब हम सार्क जो कि बना SAARC बोले तो सार्क कब बना? 1985 में ये बना। आर्थिक विकास, व्यापार बढ़ाना, सांस्कृतिक सहयोग जैसे उद्देश्य के साथ इसको लाया गया। क्या उद्देश्य थे इसके? आर्थिक सहयोग, दूसरा व्यापार को बढ़ाना, या व्यापार बढ़ाना भी लिख सकते हो, बट समझने ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट सांस्कृतिक सहयोग।
ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, फ्लो में हो जाती हैं गलतियां। सांस्कृतिक सहयोग, ठीक है। लेकिन भारत और जो पाकिस्तान का संबंध है और इनके बीच में जो तनाव बना रहता है और आपसी जो है अविश्वास है, इसकी वजह से, इसकी यही कारण है कि जो सार्क है वो ज्यादा प्रभावी नहीं हो सका। इसीलिए जो सार्क है वो सफल नहीं हो पाया। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो संबंध है, जो तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, उसकी वजह से। तो ये चैप्टर यहाँ पर हो जाता है एंड, ठीक। इस चैप्टर का जो सार है वो ये है कि दक्षिण एशिया में संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं, ठीक है। अगर निष्कर्ष आप लिखना चाहो, इस चैप्टर का निष्कर्ष लिखोगे तो दक्षिण एशिया में संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी हैं। लोकतंत्र हर देश में एक जैसा नहीं रहा है। सहयोग भी संभव है जब राजनीतिक विश्वास हो, ठीक। एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है इस चैप्टर में, एक सेकेंड रुक जाओ जरा, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, ठीक है। एग्जाम फोकस, या फोकस करोगे। सबसे पहला, एक देश एक एग्जाम्पल, एक देश एक एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट, भारत जो है सफल लोकतंत्र, भारत सफल लोकतंत्र। तीसरा, पाकिस्तान सैन्य हस्तक्षेप। हर देश की एक एक जो मेन खासियत है वही मैं लिख देती हूँ। बांग्लादेश राष्ट्र निर्माण कब हुआ, ये कब बना था, ये 1971 में। बांग्लादेश, इसको हम पूर्वी पाकिस्तान भी बोल सकते हैं, लेकिन लिखना मत एग्जाम में, आपको समझने के लिए। वैसे लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका जातीय संघर्ष, सार्क 1985 सहयोग का प्रयास, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप आराम से देख लो। आप अगर आप मुझे सजेशन दो, अगर आपको इस तरीके से मैं लिख के लेकर आऊं, उसके बाद एक्सप्लेन करूं, आप बताओगे तो फिर इस तरीके से भी कर देंगे। अगर इस तरीके से अच्छा लग रहा है तो, या तो फिर ऐसे नॉर्मली लिख कर, ठीक है। ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार देख लो। कहीं भी कोई डाउट हो तो बताना। बहुत आसान से बहुत छोटे में चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।